Hello friends, how are you? I hope you are all right, fantastic and awesome. Okay, once again I welcome you to my class of 10th standard English medium social science, and over here in this lecture we are going to discuss about the second chapter. Okay, second chapter which is an ongoing chapter, and this is basically the fourth part fourth lecture of the second chapter, that is cultural heritage of India, in which we are generally discussing about the traditional handicraft and fine arts, and under the heading of fine arts, okay, in case if you have seen the previous lecture, then in that we discussed about music, Indian classical music and all that, right? And in this particular lecture we are going to discuss about another important fine arts of India, which is the art of dancing. Okay, so in this lecture we are going to start from page number 13. अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आपको ध्यान से सुनना होगा, टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक हाथ में रखना होगा पेंसिल के साथ, ठीक है? जरूरत पड़ने पर आपको कहीं कहीं पे हाईलाइट भी करना पड़ेगा। और आपको एक चीज और बता दूं कि शायद अगर मैं बीच में भूल जाता हूँ आपको अंडरलाइन करने के लिए, बोलने के लिए भूल जाता हूँ, तो खास करके ऐसे सेंटेंसेस जहां पे कोई इंपॉर्टेंट डेट या तो ईयर आता है, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट लिखी गई है, ठीक है, या तो किसी का नाम या किसी बुक का नाम या किसी इंसान का नाम, राइटर या डांसर या म्यूजिशियन का नाम वहां पे लिखा गया है, ठीक है, ऐसी कुछ इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वहां पे आपको डेफिनेटली अंडरलाइन या ब्रैकेट करना ही एक जनरल इंस्ट्रक्शन है। जनरली मैं आपको बोलूंगा कि आप अंडरलाइन करो, बट बाय चांस इन केस if I forget to tell you to do the underlining, then this is generally you should remember where to underline, where to highlight, where to put the brackets. Okay, so it will be essentially easier for you to remember for preparing the answers for your exams. Okay, तो हम शुरू करते हैं। बेसिकली सारे टॉपिक्स में टेक्स्ट बुक में से पढ़ूंगा, तो आपके पास टेक्स्ट बुक है तो ध्यान रखिएगा, अंदर पेज नंबर 13 से हम स्टार्ट करते हैं। आर्ट ऑफ डांस, दैट इज द टॉपिक, और उसके बाद यानी इसी लेक्चर में हम ड्रामेटिक आर्ट की भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले है आर्ट ऑफ डांस। ओके, जब हम डांस की बात करते हैं तो ये वर्ड आपने सुना होगा, हमारी जो भाषा है हिंदी, संस्कृत या तो फिर इवन हमारी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें एक वर्ड है इंपॉर्टेंट, नृत्य। ओके, पहली लाइन में यहाँ पे लिखा गया है द वर्ड नृत्य हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल संस्कृत वर्ड नृत्य। नृत्य हिंदी भाषा का शब्द है, गुजराती में भी बेसिकली वो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये दोनों भाषाओं में ये शब्द आया था संस्कृत भाषा के जो नृत्य वर्ड है वहां से इस वर्ड को डिराइव किया गया है, ठीक है। यानी पहले ऑब्वियसली जैसा कि आप जानते होंगे कि संस्कृत भाषा का बहुत ही वाइड लेवल पे यूज किया जाता था इंडिया में। डांस इज वन ऑफ द मीडियम्स ऑफ रियलाइजिंग ब्यूटी विद ताल एंड लय। ताल और लय ये दोनों भी हिंदी भाषा के वर्ड्स हैं। ताल और लय के साथ यानी कि जनरली रिदम का एक म्यूजिक पर्टिकुलर पैटर्न में बजता रहता है, और लय यानी कि स्टाइल हम कह सकते हैं, ठीक है, उसके साथ जो है वो डांस किया जाता है और बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट है। ताल और लय को इंग्लिश में रिदम और हार्मनी कहा जाता है। ओके, तो इन केस लाइक डांसिंग आर्ट में जो लोग इन्वॉल्व है, जो लोग डांसिंग जिनको आता है या तो जो लोग सीख रहे हैं, तो उनको लिटरली ये रियलाइज होता है डांस करने के बाद, ठीक है, कि एक एस्थेटिक जॉय, दे ब्रिंग अबाउट एस्थेटिक जॉय इन देयर माइंड्स, इन देयर आर्ट, उनका मूड चेंज हो जाता है, बहुत खुशी मिलती है, ठीक है। सो लाइक फॉर द रियलाइजेशन ऑफ एस्थेटिक जॉय एंड हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ माइंड, ओके, फॉर द वेल-बीइंग, ओवरऑल वेल-बीइंग, दिस डांसिंग आर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइव्स, ठीक है। इसको एक लाइक जैसे कह सकते हैं ना कि हम एक एक्सरसाइज या मेडिटेशन के रूप में भी डांसिंग आर्ट को हम लेते हैं। शिवा द ओरिजिनेटर ऑफ डांस इज द लॉर्ड ऑफ डांस। ये सेंटेंस को आपको ब्रैकेट या अंडरलाइन करना चाहिए। वैसे याद रखना बहुत इजी है कि हमारे जो लाइक रिलीजन में, माइथोलॉजी में लॉर्ड शिवा, शंकर भगवान जो है,
जिनकी हम पूजा करते हैं, ठीक है, उनको डांस के देवता माना जाता है, नृत्य के देवता उनको माना जाता है। और शिव तांडव जैसा ये वर्ड जो है आपने बार बार सुना होगा, बहुत फेमस होता है शिव तांडव। ऑब्वियसली हमने लॉर्ड शिव को तांडव करते हुए नहीं देखा है, लेकिन उनका तांडव का जो डिस्क्रिप्शन हमारे स्क्रिप्चर्स में दिया गया है उसको फॉलो करते हुए काफी लोग शिव तांडव सीखते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टेज के ऊपर परफॉर्म भी करते हैं। ओके, सो बेसिकली लॉर्ड शिवा इज नोन टू बी द ओरिजिनेटर ऑफ डांस, और he is considered to be the lord of dance. Okay, Shiva is therefore also said to be Nataraj. Okay, नट यानी वो इंसान जो डांस परफॉर्म करता है और उसमें जो सर्वश्रेष्ठ है उसको नटराज कहा जाता है। तो लॉर्ड शिवा को बेसिकली नटराज भी कहा जाता है। नटराज का पोस्चर आपने देखा होगा, नटराज की ब्रांड से पेंसिल भी आती है जो कि बहुत ही पॉपुलर है सालों से, वो भी आपको पता है, ठीक है। उनका जो पर्टिकुलर पोस्चर है, एक टांग जमीन पर रख के दूसरी टांग जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में उठा के दोनों हाथ फैला के जो लॉर्ड शिवा खड़े रहते हैं, दैट इज बेसिकली अ वेरी वेरी फेमस पोस्चर ऑफ नटराज यानी के लॉर्ड शिवा। अब आगे बढ़ते हैं। He was the first to bring down music from heaven to the earth to teach this art of dance to the people. अब म्यूजिक और डांस जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसा माना जाता है हमारी माइथोलॉजी के मुताबिक कि स्वर्ग से धरती पर म्यूजिक और डांस को लाने वाले जो है वो लॉर्ड शिव जो है वो सबसे पहले सबसे प्रथम देवता थे, ठीक है। और म्यूजिक और डांस क्योंकि साथ साथ में चलते हैं, आपने जनरली देखा ही होगा कि कोई भी इंसान अगर डांस को परफॉर्म करता है तो उसके बैकग्राउंड में म्यूजिक भी बजता है। तो ये नॉलेज का रियलाइजेशन भी हमें लॉर्ड शिवा के द्वारा उनके थ्रू हुआ है। इंडिया हैज वाइड वैरायटी ऑफ ट्रेडिशनल क्लासिकल डांसेस। जो क्लासिकल डांसेस इंडिया में सालों से हजारों सालों से जाने जाते हैं, ठीक है, वो सारे क्लासिकल डांसेस की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। मॉडर्न या फिल्मी टाइप के डांसेस की यहाँ पे हम नहीं चर्चा करेंगे, लेकिन जो जैसे कि बोर्ड पे आप देख सकते हो जो क्लासिकल डांसेस के नाम है दैट इज भरतनाट्यम। आपको पहले से ही मैं बता दूं कि जो डांस क्लासिकल मेन डांस है वो ये है, उनके अलावा दूसरे भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनको ही हम क्लासिकल डांस बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट एज फार एज द कंटेंट ऑफ दिस टेक्स्ट इज कंसर्न, आपके कंटेंट के मुताबिक हमें जाना है, तो ये जो 5 डांसेस के नाम यहाँ पे लिखे उनको मेनली पढ़ना है। और साथ ही साथ में मैंने लिखा हुआ है कि कौन सा डांस फॉर्म है, किस स्टेट से बिलोंग करता है। तो आपको ये चीज बहुत आसान है इसको याद रखना, 2-3 बार पढ़ने पर आ जाता है। जैसे कि भरतनाट्यम है दैट बिलोंग्स टू तमिलनाडु, कुचिपुड़ी इज फेमस इन आंध्र प्रदेश, कथकली इज वेरी फेमस इन केरला। ओके, कथक जो है वो यूपी उत्तर प्रदेश का डांस फॉर्म है। कथकली और कथक ये दोनों अलग है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। और लास्ट वाला जो मणिपुरी डांस है दैट इज ऑब्वियसली दैट बिलोंग्स टू मणिपुर। ओके, तो एक के बाद एक सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है भरतनाट्यम। द ओरिजिन ऑफ भरतनाट्यम इज बिलीव्ड टू बी तांजोर, अ डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। यहाँ पे अंडरलाइन करना है। हमने ये तो देख लिया कि भरतनाट्यम तमिलनाडु से बिलोंग करता है, वो बात सही है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि कौन सा तमिलनाडु का पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कौन सा, तो इसके लिए आपको याद रखने के लिए मैंने आपको अंडरलाइन करने के लिए बोला है तांजोर डिस्ट्रिक्ट, वहां से उसका शुरुआत हुई थी, ओरिजिनेशन हुआ था, ऐसा हम मान सकते हैं। देयर आर 2 बुक्स, ये भी अंडरलाइन या ब्रैकेट करना है कि भरतनाट्यम से जुड़ी हुई 2 किताबें हैं। नाट्य शास्त्र बाय भारत मुनि, ये क्वेश्चन बार बार आता है मैच मेकिंग में, फिल इन द ब्लैंक्स में, या तो दूसरे कोई भी छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। नाट्य शास्त्र जो है वो भारत मुनि के द्वारा लिखा गया था। एंड अभिनव दर्पण बाय नंदिकेश्वर, दिस आल्सो यू शुड अंडरलाइन। अभिनव दर्पण जो है वो नंदिकेश्वर के द्वारा लिखी गई किताब है। अपार्ट फ्रॉम गोपी कृष्ण एंड मृणालिनी साराभाई, the actresses like Vajanti Mala and Hema Malini or etc. are considered to be the preservers of this heritage। एक बहुत ही important heritage है। यहाँ पे कुछ नाम आ रहे हैं,
और ये नाम उन एक्टर्स या तो भरतनाट्यम के वो मास्टर्स के नाम है, जिसमें से कुछ नाम जो है वो आप ऑलरेडी उनको जानते होंगे, जैसे कि हेमा मालिनी है और वैजयंती माला है। वो लाइक 60s और 70s के डेकेड में, आज से कुछ 50 साल से पहले बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की बहुत फेमस एक्ट्रेसेस थी। और वो फेमस एक्ट्रेसेस थी तो वो उनकी एक्टिंग स्किल की बदौलत, उनकी ब्यूटी की बदौलत, और प्लस ये चीज कि उनको भरतनाट्यम जो है वो बहुत अच्छे से आता था। हेमा मालिनी के बारे में आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि इवन at this age she is more than 70 years actually, okay, but she has kept up her the kind of this skill of Bharatnatyam so alive that even at this age of retirement also she is very active on the stage. आज भी उनके भरतनाट्यम के शोज जो है वो स्टेज में, लाइव शोज जो है वो स्टेज के ऊपर वो परफॉर्म करते हैं बार बार, ठीक है। उसके अलावा गोपी कृष्ण जो है वो आंध्र प्रदेश से थे, लेकिन भरतनाट्यम के बहुत ही माहिर थे वो। और मृणालिनी साराभाई जो है, ठीक है, वो गुजरात से बिलोंग करती है। और जो फेमस हमारे जो साइंटिस्ट थे विक्रम साराभाई, उनकी डॉटर है मृणालिनी साराभाई, तो उन्होंने भी भरतनाट्यम के ऊपर मास्टरी एक्वायर किया था। तो शी इज ऑल्सो right now very old and still she is also very famous in terms of performing this art on the stage, ठीक है। तो ये सारे नाम भी एग्जाम्पल के तौर पे आपको याद रखने कि कौन से आर्टिस्ट भरतनाट्यम से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे आपको दूसरे डांस फॉर्म जो है उसमें भी कौन कौन से आर्टिस्ट कौन से डांस फॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं वो भी हमें याद रखना है। तो भरतनाट्यम के बारे में ये था। उसके बाद आता है कुचिपुड़ी। दिस स्टाइल ऑफ डांस वाज क्रिएटेड इन 15th सेंचुरी, आज से 500 साल 600 साल पहले, ठीक है, कि 15वीं सदी में इसको ओरिजिनेट किया गया था। एंड इट इज मोस्टली बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ वुमेन्स ब्यूटी। इसमें जो स्त्री होती है उसकी सुंदरता को रिप्रेजेंट किया जाता है इस डांस के द्वारा, ओके, कुचिपुड़ी डांस के द्वारा। Different poses and gestures performed by male and female dancers are woven in the foundation of this dance. इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतें होती है डांस में, सिर्फ स्त्रियां होती है, ऐसा कुछ नहीं है। Even male dancers are also there. And generally, in order to represent the beauty of females, they would represent their beauty by presenting the different kind of postures and facial expressions. That is the speciality of this dance form. आगे बढ़ते हैं। कुचिपुड़ी is famous in Andhra Pradesh, as it is written over here also. कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का डांस फॉर्म है, तो ये आपको याद रखना है। और अब हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे जो कुचिपुड़ी डांस फॉर्म से जुड़े हुए जो कलाकार हैं, उन कलाकारों के नाम है गुरु प्रहलाद शर्मा, राजा रेड्डी, शोभा नायडू, ठीक है। ये कुछ एक्टर्स या एक्ट्रेसेस के नाम है, पुराने जमाने के हैं ऑब्वियसली, ठीक है। सो दे आर वेल नोन डांसर्स हु हैव प्रिजर्व्ड दिस एंशिएंट ट्रेडिशन। ये पुरानी कला है, लेकिन इवन आज 21वीं सदी में भी उसको जिंदा रखने में इन कलाकारों का काफी बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। तो आपको ये एग्जाम्पल्स जो है वो भी, क्योंकि कुछ नाम जो है वो बहुत सारे यहाँ पे नाम है, तो शायद ये मिक्सअप हो जाता है दिमाग में कि कौन से एग्जाम्पल किस डांस फॉर्म से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो जस्ट इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट यू रिमेम्बर विथ acute details, you will have to read these contents for more than once. बार बार इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कथकली, you can see it over here, it belongs to Kerala, साउथ इंडिया का जो केरला बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट है, वहां से कथकली बिलोंग करता है। The style of dance is very famous in Kerala. The word Kathakali has been derived from the dramas based on ancient epics Ramayana and Mahabharata and mixed dramas of Sanskrit and Malayalam. Mainly रामायण और महाभारत जो हमारे एंशिएंट जो लाइक एपिक्स हैं उनके ऊपर, उनकी स्टोरीज के ऊपर कथकली ये जो डांस है वो
आधारित होता है, लेकिन साथ में उनकी जो लोकल लैंग्वेज है, केरला की जो लोकल लैंग्वेज मलयालम लैंग्वेज है, ठीक है, उसमें भी कुछ मलयालम और संस्कृत लैंग्वेज में भी कुछ बुक्स ऐसे लिखे गए थे जो रामायण और महाभारत की स्टोरी से जुड़े हुए हैं। एग्जैक्टली पूरा रामायण या पूरा महाभारत की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन रामायण की कुछ घटनाएं या तो महाभारत की कुछ घटनाओं को लेकर उन्होंने अलग से जो मलयालम या संस्कृत में बुक लिखी है, उसके ऊपर भी ये डांस फॉर्म जो है वो बहुत ही प्रचलित है। और जनरली किसी बुक में लिखा हुआ जो कोई भी स्टोरी लाइन है, उसको ये डांस फॉर्म पूरा टॉप टू बॉटम यानी कि शुरुआत से लेकर अंत तक जो स्टोरी है उसको डिस्क्राइब करता है डांस के जरिए। ओके, द कैरेक्टर्स ऑफ दिस आर्ट्स वेयर ब्यूटीफुल प्लेड एंड अटायर्स। ओके, इसके कैरेक्टर्स यानी ये डांस के जो कैरेक्टर होते हैं बहुत ही अच्छे दिखने वाले, ब्यूटीफुल प्लेटेड अटायर्स, अटायर्स एंड ड्रेसिंग। और प्लेटेड यानी कैसे, जैसे छोटे छोटे जो मिरर्स होते हैं, क्रिस्टल शेप में काटे गए जो मिरर्स होते हैं, वो जड़े हुए होते हैं उनके उनके ड्रेसिंग के ऊपर। और बहुत ही बढ़िया एक हैंडीक्राफ्ट का एक नमूना है, अगर ड्रेस की अगर हम बात करें तो, कि पुराने जमाने में ऐसे बहुत ही अट्रैक्टिव ड्रेसेस जो हैं ये डांस करते हुए पहनते थे आर्टिस्ट, और उसी कला को जीवंत रखते हुए इवन आज के आर्टिस्ट भी लगभग वैसे ही ड्रेसेस जो हैं वो ये डांस को परफॉर्म करते हुए पहनते हैं। ओके, वी हैव टू रीड देयर फेशियल एक्सप्रेशंस टू रिकॉग्नाइज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैरेक्टर। अब ये कौन सा कैरेक्टर है? डांस करते समय ऑब्वियसली महाभारत के जो या तो रामायण के जो फेमस कैरेक्टर्स हैं, राम है, लक्ष्मण है, महाभारत की बात करें तो लॉर्ड कृष्ण है, ठीक है, राधा है, ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो बोल के नहीं बताते हैं आर्टिस्ट, उनके फेशियल एक्सप्रेशन, वो तो चुपचाप डांस करेंगे, लेकिन साथ में डांसिंग के दौरान उनके चेहरे पे एक टिपिकल एक्सप्रेशन भी रहेगा, ठीक है। तो वो एक्सप्रेशन को देख के हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा कैरेक्टर है। सो दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ डांस। जो कलाकार वो इस कला में माहिर होता है कि अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू सभी को सक्सेसफुली बता पाए कि वो कौन सा कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस कलाकार को ये डांस फॉर्म का मास्टर माना जाता है, ठीक है। द क्राउन दे पुट ऑन इज वेरी आर्टिस्टिक। फिर उनके सर के ऊपर मुकुट भी पहना जाता है, तो वो भी आर्टिस्टिक होता है। हमारे स्क्रिप्चर्स में ऐसा लिखा गया है, अब तो माइथोलॉजी में ऐसा लिखा गया है कि पुराने जमाने के जो राजा महाराजा हैं थे, यानी कि वो अपने सर के ऊपर मुकुट पहनते थे, तो ऑब्वियसली उन कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो सर पे मुकुट भी पहनना पड़ता है। वो बहुत अट्रैक्टिव और आर्टिस्टिक होते हैं। The character performs his or her dance with facial expression and poses of hands to introduce the characters of Trilok. They come in front of the curtain with the light of earthen lamp only. ठीक है। अब ये डांस जब परफॉर्म होता है स्टेज के ऊपर, तो जो इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइटें होती है वो नहीं होती है, सिर्फ अर्दन लैम्प, जिसको हम फानस बोलते हैं। पुराने जमाने में जब बिजली नहीं थी तो ऑब्वियसली एक अर्दन लैम्प जो है वो जलाया जाता है था, और लाइक डांस में स्पेशली बहुत यूज होता है कि मटके जैसा एक शेप होता है, मिट्टी से बना हुआ बर्तन, और उसके अंदर दिया जलाया जाता था, ठीक है, जिससे थोड़ी बहुत जो रोशनी होती थी, लेकिन वो रोशनी भी काफी होती थी ये कलाकार को देखने के लिए कि वो किस तरह से डांस कर रहा है। आज के जमाने में काफी कुछ वैसे टेक्नोलॉजी वाइज बदल चुका है, तो इवन प्रोफेशनली लाइक ये डांस को अगर स्टेज पे प्रेजेंट करना होता है तो थोड़ा बहुत बदलाव इसमें जरूर आया है। एकदम अंधेरा नहीं रखा जाता है स्टेज के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो है प्रॉपर लाइटिंग के साथ ये डांसिंग आर्ट को पेश किया जाता है। दैट इज द फैक्टर व्हिच इज रिलेटेड टू टुडेज सिचुएशन। और जो हमारे स्क्रिप्चर्स में जो लिखा गया है त्रिलोक के बारे में, यानी कि ब्रह्मांड के बारे में, तीनों लोक के बारे में, ठीक है, उसमें भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं अलग अलग। जो भगवान है, लॉर्ड शिवा है, फिर ब्रह्मा है, विष्णु है, ठीक है, इंद्रदेव है, वरुण देव है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं भगवान के। तो वैसे कैरेक्टर्स को भी
इस डांस फॉर्म में कुछ कथकली डांस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है कैरेक्टर्स या तो आर्टिस्ट के द्वारा। ओके, पोएट ऑफ केरला श्री वालाथोड़, ओके, इसको अंडरलाइन करना है। एक कवि थे केरला के, मलयाली लैंग्वेज के जो कवि थे उनका नाम है ये श्री वालाथोड़, हु फाउंडेड कलामंडल कथकली। ठीक है, कलामंडल कथकली जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है कथकली डांस फॉर्म के लिए। वो उन्होंने उसके फाउंडर थे, वो उसको शुरू करने वाले जो एक फाउंडर थे वो ये कवि थे श्री वालाथोड़। ओके, उसके बाद कलामंडलम, फिर कृष्ण प्रसाद, शिवरामन, ये सारे कलाकार हैं एंड दे हैव ग्रेट फेम इन द नेशन एंड वर्ल्ड वाइड। पूरे देश में इस डांस फॉर्म में उन्होंने काफी, देश में और इवन देश के बाहर भी काफी नाम उन्होंने कमाया है। ठीक है, अब उसके बाद आता है कथक डांस। कथक डांस जो है वो यूपी का है। ठीक है, जैसे कि कथकली साउथ इंडिया केरला से बिलोंग करता है, कथक जो है वो अलग है, नॉर्थ इंडिया है, यूपी से बिलोंग करता है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत बढ़िया लाइन लिखी गई है, देहात जो यूपी की जो ब्रज भाषा है, ठीक है, उसमें ये एक हिंदी से मिलती जुलती एक लैंग्वेज है। उसमें कहा गया है कि कथन करे सो कथक कहावे। कथन यानी कि कथा, कथा यानी कि वार्ता, यानी कि जो कथक के जरिए वार्ता कह सकता है, जो कथक डांस के जरिए स्टोरी प्रेजेंट कर सकता है जो कलाकार, ठीक है, उसी को हम कह सकते हैं कि इसको कथक डांस जो है वो ठीक से आता है, बहुत अच्छे से आता है। द कथक डांसर नरेट्स द लाइफ इवेंट एंड इंसिडेंट्स ऑफ लॉर्ड कृष्ण। ओके, आगे वाले जो डांस फॉर्म है जैसे कि कथकली, उसमें भी फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ही मायने रखता था, इसमें भी वही चीज है, लेकिन कथक में जनरली लॉर्ड कृष्णा के कैरेक्टर को ही रिप्रेजेंट किया जाता है, दूसरे कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। ठीक है, क्योंकि माइथोलॉजी के मुताबिक लॉर्ड कृष्ण जो है उनका जन्म यूपी में हुआ था। ठीक है, तो यूपी के लोग जो है वो लॉर्ड कृष्ण को अपना देवता मानते हैं, उनको बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर मानते हैं, तो उन्हीं के कैरेक्टर को कथक डांस में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये खास करके याद रखने वाली चीज है आपके लिए। इट इज ऑब्जर्व दैट इट हैज डेवलप्ड विथ श्रृंगार भक्ति। ओके, श्रृंगार भक्ति से इसको डेवलप किया गया है, और खास करके इसको डेवलप करने वाली जो कम्युनिटी थी वो वैष्णव कम्युनिटी थी। पेज नंबर जो 14 है उसमें पहली लाइन में लिखा गया, अंडरलाइन करना है आपको, वैष्णव कम्युनिटी यूपी की जो थी उन्होंने इसको डेवलप किया था काफी सालों पहले। इन दिस स्टाइल ऑफ डांस, डांसर टर्न्स अराउंड ऑन वन लेग एंड शोज रेफरेंसेस ऑफ डांस। ओके, इसमें काफी सारे स्टेप्स ऐसे होते हैं जिसमें डांसर जो है वो एक ही पैर के ऊपर खड़ा रहता है और पूरा गोल घूमता रहता है, और काफी रोटेशंस उसके होते हैं, काफी देर तक वो ऐसे राउंड लेता रहता है। तो इट्स अ वेरी वेरी स्किलफुल डांस एक्चुअली। ओके, women wear narrow trousers and frilled attire। थोड़ा सा हम ड्रेसिंग की यहाँ पे बात करेंगे कि जो औरतें होती है इससे जुड़ा हुआ एक लाइक ड्रेसिंग का अगर हम बात करें तो जो औरतें होती है they wear narrow trousers। ओके, जो नैरो साइज के जो लहंगे होते हैं वो पहनते हैं, एंड फ्रिल्ड यानी कि फ्रॉक अटायर। फ्रॉक एक ऐसा चीज है कि लाइक जैसे गोल गोल घूमते हैं डांसर, तो ऑब्वियसली ये एक ऐसा ड्रेसिंग है कि हवा में वो फैलता है और बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। दिस स्टाइल ऑफ डांस हैज बीन केप्ट अलाइव बाय पंडित श्री बिरजू महाराज, सितारा देवी एंड कुमुदिनी लाखिया। बिरजू महाराज जो कि एक क्लासिकल डांसर तो खुद थे ही, लेकिन काफी पुरानी हिंदी फिल्मों में उन्होंने कोरियोग्राफी भी किया है। ठीक है, और उसके अलावा सितारा देवी वो भी एक एक्ट्रेस हुआ करती थी, तो उन्होंने भी इस डांस को काफी प्रमोट किया था। और कुमुदिनी लाखिया जो कि गुजरात की एक कलाकार थी, तो उन्होंने भी इस डांस को काफी पॉपुलर कराया था अपनी कला के जरिए। Now we are going to talk about the last type of dance, that is Manipuri dance. ठीक है, Manipuri dance obviously that belongs to Manipur state.
तो आइए पढ़ते हैं उसमें क्या लिखा है। द पीपल ऑफ मणिपुर डांस ऑन एवरी ओकेजन एंड फेस्टिवल। तो ये मणिपुर डांस जो है वो हर एक फेस्टिवल में मणिपुर के लोग मणिपुरी डांस जो है वो उसको करके एंजॉय करते हैं। दिस डांस स्टाइल इज चीफली बेस्ड ऑन रास लीलाज एंड बाल लीला ऑफ श्री कृष्ण। इसमें भी श्री कृष्ण के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है डांस के जरिए, लेकिन खास करके जो कृष्ण भगवान की रास लीलाएं हुआ करती थी, गोपियों के साथ जो रास लीला करते थे वो, और उनकी जो बाल लीला है, यानी कि जब वो छोटे थे तो बहुत नटखट थे, बहुत शरारती थे, बहुत ही लाइक नोटोरियस थे एक तरह से देखा जाए तो। आपने उनकी स्टोरीज में ऐसे काफी पढ़ा होगा कि सभी के घरों में से माखन चुरा लेते थे, उनको माखन बहुत बात आता है। तो उसको बाल लीला यानी कि चाइल्डहुड समय के दौरान उन्होंने जो कुछ कांड किए थे उनको बाल लीला कहा जाता है। हम बहुत ही पॉपुलर या तो देसी लैंग्वेज और कॉमन लैंग्वेज में आजकल उस चीज को कांड बोलते हैं, तो उसी कांड की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो बाल लीला जो है वो भी इस डांस फॉर्म के जरिए दर्शाया जाता है। मणिपुरी डांस इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, लस्य एंड तांडव। इसको अंडरलाइन आपको करना चाहिए कि मणिपुरी डांस के 2 टाइप होते हैं, 2 सब टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला है लस्य और दूसरा है तांडव, यानी कि वो काफी एग्रेसिव टाइप का डांस होता है। ओके, द प्लेटेड ग्रीन कलर्ड पेटीकोट इज नोन एज क्यूबिन। ओके, पेटीकोट टाइप का ड्रेसिंग जो है वो पहना जाता है, ग्रीन कलर का होता है, वो भी प्लेटेड होता है, उसके अंदर भी क्रिस्टल शेप वाले छोटे छोटे जो मिरर्स हैं, ठीक है, वो लगाए जाते हैं, बहुत अट्रैक्टिव लगता है, और उसको एक्चुअली क्यूबिन कहा जाता है ऐसी ड्रेसिंग को। एंड एट द सेम टाइम सिल्क ब्लाउज, सिल्क के कपड़े से बना हुआ ब्लाउज है, एंड बेल्ट आर पुट ऑन अराउंड द वेस्ट। फिर वेस्ट यानी कि जो कमर का हिस्सा होता है शरीर का, तो वहां पे बेल्ट भी पहना जाता है। ठीक है, और अब एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम। गुरु अमोबी सिंह, ठीक है, एटम्बो सिंह, थोड़े अजीब नाम है यहाँ पे क्योंकि मणिपुर स्टेट से हैं, तो ऑब्वियसली थोड़े हमारे लिए नाम कॉमन नहीं है। गुरु विपिन सिन्हा, नैना जवेरी, निर्मल मेहता, ये जो है वो मणिपुर डांस टाइप के एग्जाम्पल्स है, कलाकार हैं जिन्होंने मणिपुरी डांस को फेमस किया था। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट Manipuri dance. Okay, now we are going to talk about a totally different topic, dramatic art, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम थोड़ा यहाँ पे पढ़ेंगे तो वो ऑब्वियसली 2 चीजें इसमें मेन होंगी, लिटरेचर और स्टेज परफॉर्मेंस। पुराने जमाने में, क्योंकि आजकल हम जिस तरह से एंटरटेनमेंट पाते हैं, टीवी सीरियल्स वगैरह देखते हैं, मूवीज देखते हैं, रियलिटी शोज वगैरह देखते हैं, मूवीज हम सिनेमा हॉल में जाके देखते हैं, वैसा एंटरटेनमेंट पहले नहीं हुआ करता था। तो उस वक्त क्या होता था, तो स्टेज के ऊपर ड्रामा को लाइव परफॉर्म किया जाता है कलाकारों के द्वारा। तो उसी चीज को, यानी ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइन आर्ट है, तो उसी चीज के बारे में हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, ड्रामेटिक आर्ट। इट इज ऑन पेज नंबर 14, जस्ट अ काइंड रिमाइंडर टू यू ऑल। Preserving संस्कार with entertainment is a unique feature of Indian dramatic art. Dramatic art का मेन ऑब्जेक्टिव है एंटरटेनमेंट देना तो है ही, लेकिन साथ में संस्कार यानी कि हमारे जो गुड वैल्यूज हैं उसको रिप्रेजेंट करना, वो भी उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा दूसरी भी कुछ बातें हैं। एंकर एंड फनी पेयर ऑफ क्लाउन्स एंटरटेन ऑडियंस। कुछ कॉमेडियंस भी होते हैं ड्रामा, ठीक है, क्योंकि कॉमेडियन नहीं होता है, सब माना जाता है पहले से। एक 2 या 3 घंटे का जो ड्रामा होता है, पूरा का पूरा ड्रामा एकदम सीरियस टाइप का हो, तो एंटरटेनमेंट की थोड़ी कमी रह जाती है। ड्रामा तो अच्छा होता है, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, देन दैट इज मिस। तो वो चीज को कमी करने के लिए कुछ कॉमेडियंस जो होते हैं, फनी कैरेक्टर्स, वो भी ड्रामा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो आजकल जो हम फिल्मों में कॉमेडियंस देखते हैं, तो बेसिकली उसी आर्ट को हमने आज भी, उसी हेरिटेज को हमने जिंदा रखा है इवन फिल्मों और सीरियलों में भी। ठीक है, नाट्य शास्त्र बाय भारत मुनि इज वेल नोन इन द फील्ड ऑफ आर्ट।
नाट्यशास्त्र ये ऑब्वियसली भारत मुनि ने लिखा था, आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो उन्होंने ड्रामेटिक आर्ट में काफी कुछ इस बुक के अंदर लिखा है। उसके अलावा ड्रामेटिक आर्ट, राइटिंग ऑफ ड्रामा एंड परफॉर्मेंस ऑफ ड्रामा अलोंग विद ऑडियो विजुअल एड्स। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे ऑडियो विजुअल एड्स यानी कि गैजेट्स जो होते हैं, डिवाइसेस होती हैं, उसका भी उपयोग जो है वो बढ़ता गया। आजकल अगर आपने बाय चांस कोई ड्रामा देखा होगा स्टेज के ऊपर लाइव टाउन हॉल में या तो कोई दूसरे कोई भी थिएटर हॉल में, तो आपने ये देखा होगा कि बहुत ही इल्यूमिनेटिंग लाइटिंग होती है, फिर बैकग्राउंड म्यूजिक भी उसके अंदर होता है, ठीक है। कुछ विजुअल इफेक्ट भी इसके अंदर डाले जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि प्रोड्यूसर या डायरेक्टर उसका कितनी हद तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहता है। कैरेक्टर्स जो है वो अपने डायलॉग्स बोलते हैं, एक्टिंग परफॉर्मेंस देते हैं, वो बात तो है ही, लेकिन थोड़ा बहुत आजकल के जमाने में जो टेक्नोलॉजी है उसका भी उपयोग किया जाता है। ओके, तो बेसिकली जो पर्पस है वो एंटरटेनमेंट देने का होता है। ड्रामेटिक आर्ट इज अमलगमेशन ऑफ ऑल दी आर्ट्स। ड्रामेटिक आर्ट के अंदर बहुत कुछ आ जाता है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि एक्टिंग स्किल है, म्यूजिक है, फिर बीच बीच में इसमें डांसिंग का भी समावेश हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन द स्टोरी लाइन। जो स्टोरी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें डांसिंग का कोई स्कोप है कि नहीं, लेकिन काफी सारे ड्रामास में डांसिंग होता है। काफी ड्रामास ऐसे भी हैं जो एंटायरली डांसिंग के ऊपर आधारित होते हैं, यानी मेजर पार्ट ऑफ द ड्रामा देयर इज ओनली द डांसिंग आर्ट विद सो मच ऑफ बैकग्राउंड म्यूजिक अलोंग विद इट। ओके, तो इसलिए इस ड्रामेटिक आर्ट को अमैलगमेशन ऑफ ऑल द आर्ट्स कहा गया है। अमैलगमेशन यानी मिक्सचर, सारी आर्ट्स का ये मिक्स एंड मैच है एक तरह से देखा जाए तो। डिस्क्राइबिंग इट भारत मुनि से, भारत मुनि जिन्होंने नाट्यशास्त्र बुक करके बुक लिखा था, उन्होंने लिखा है कि देयर इज नो बुक, देयर इज नो स्कल्पचर, देयर इज नो नॉलेज, देयर इज नो डिप व्हिच इज लैकिंग इन ड्रामेटिक आर्ट। ड्रामेटिक आर्ट के अंदर कोई भी कला ऐसी नहीं है जो रह जाती है। सारी कलाओं का जो इंक्लूजन है, समावेश है, वो ड्रामेटिक आर्ट में हो ही जाता है। Everything is included, all the arts are interlinked together in the dramatic art. Therefore, it is very, very important for us. Okay? The first drama of Bharat Muni was Devasur Sangram. अंडरलाइन कीजिए इसको या ब्रैकेट, ठीक है। भारत मुनि ने जो ड्रामेटिक आर्ट के बारे में जो बुक लिखा था, ओके, नाट्यशास्त्र, उसके अलावा उन्होंने खुद अपने ड्रामास भी लिखे थे, जिसमें सबसे पहला जो उन्होंने लिखा था उसका नाम था देवासुर संग्राम। देव असुर, इस वर्ड की संधि को इस तरह से हम अलग करेंगे। देव यानी भगवान और असुर यानी राक्षस, और संग्राम यानी युद्ध। ओके, देवों और राक्षसों का युद्ध, उसके बारे में ये ड्रामा था, उन्होंने लिखा हुआ जो था, ठीक है। इन संस्कृत लिटरेचर वी हैव वेरियस वेल रिनाउंड ड्रामेटिस्ट। संस्कृत लिटरेचर में भी काफी जाने माने ड्रामेटिस्ट यानी कि राइटर के नाम यहाँ पे हम ले सकते हैं। सबसे पहला है भास। भास इज द पोएट ऑफ पोएट्स अमंग देम। अंडरलाइन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भास जो एक कवि थे, ठीक है, उनको पोएट ऑफ पोएट्स कहा जाता था, यानी कवियों के भी कवि, ऐसा उनका निकनेम था, यानी बहुत ही मास्टर टाइप के कवि थे। He has bequeathed us dramas like कर्णभार, उर्भंगा, ये उनके लिखे हुए कुछ ड्रामास के नाम है। कर्णभार कवि भास ने लिखा था, वैसे वो कवि थे, ड्रामास भी लिखते थे, तो कर्णभार उन्होंने लिखा था, उर्भंगा भी उन्होंने लिखा था, दूतवाक्यम भी कवि भास ने लिखा था। ओके, सो दीज 3 ड्रामास वर बेस्ड ऑन महाभारत। ये भी एक इंपॉर्टेंट जानकारी है हमारे लिए। Whereas कालिदास, जिसका नाम आपने अभी तक सुना ही होगा, कालिदास was foremost poet, gifted us plays like अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन उनके ड्रामास के नाम कौन कौन से हैं वो भी जानना जरूरी है। उनके लिखे हुए कुछ ड्रामास के नाम है, सबसे पहला है अभिज्ञान शाकुंतलम, और उसके बाद विक्रमोर्वशीयम। इसको ठीक से प्रोनाउंस करना बहुत जरूरी है, हालांकि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन विक्रमोर्वशीयम, दैट इज हाउ वी शुड प्रोनाउंस इट। विक्रम और उर्वशी,
ठीक है, ये दोनों लाइक उसके ड्रामा के हीरो और हीरोइन के नाम है। ओके, तो उनके कैरेक्टर के ऊपर ये ड्रामा बेस्ड है। उसके बाद आगे जो कालिदास का लिखा हुआ ड्रामा है उसका नाम है मालविकाग्निमित्रम। दिस इज आल्सो अ वेरी a little bit awkward name to pronounce. Once again, it's Malvikagnimitra. आगे बढ़ते हैं। Apart from the above, many dramatists came and enriched the dramatic art of Sanskrit literature. ये जो अभी तक हम बात कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ संस्कृत लिटरेचर की बात कर रहे थे। ओके, काफी सारे लाइक ड्रामेटिस्ट आए हैं और गए हैं और काफी ड्रामेटिस्ट ने इस फील्ड में अपना नाम बनाया है। ठीक है, द नेम ऑफ जयशंकर सुंदरी, जिसका पिक्चर आप देख सकते हो, जयशंकर सुंदरी गुजरात के थे, वो भी ड्रामास लिखते थे। ठीक है, और उनके नाम से अहमदाबाद में एक हॉल भी है, थिएटर हॉल भी है, जयशंकर सुंदरी हॉल। ठीक है, अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे तो वो आपको बताएंगे कि कहाँ पे है वो। ओके, सो ही इज फॉरमोस्ट इन द ड्रामेटिक आर्ट ऑफ गुजराती। बिसाइड्स गुजराती कलाकारों, सॉरी गुजराती राइटर्स के नाम यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ जो गुजराती ड्रामा में काफी फेमस थे, जैसे कि अमृत नायक, ठीक है, बापूलाल नायक, दीना पाठक, जशवंत ठाकर, उपेंद्र त्रिवेदी। या तो कलाकार हैं या तो राइटर्स हैं, या तो फिर दोनों हैं। कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जो कलाकार होने के साथ साथ खुद राइटर्स भी थे और खुद डायरेक्ट भी करते थे ड्रामास को। ठीक है, तो उपेंद्र त्रिवेदी, फिर प्रवीण जोशी, दीपक घीवाला, ये सारे गुजराती प्ले राइट के नाम हैं। तो उन्होंने रीजनल फील्ड में, खास करके गुजराती ड्रामा के फील्ड में काफी अपना योगदान दिया हुआ है। ओके, अब इसी से जुड़ा हुआ एक गुजराती एक लाइक लोकल डांस, लोकल ड्रामा फॉर्म है जिसका नाम है भवाई। भवाई के बारे में मैं आपको बताऊंगा अब। स्क्रिप्ट राइटर्स हैव सेड दैट भवाई इज अ इमोशन ओरिएंटेड ड्रामा। भवाई एक इमोशन ओरिएंटेड ड्रामा है, यानी ये ड्रामा बेसिकली इमोशन को टारगेट करता है। कैरेक्टर्स इमोशन को बहुत ही बढ़िया सक्सेसफुल तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज स्पेशल ड्रामेटिक आर्ट दैट स्टार्टेड 700 years ago बाय आसिफ ठक्कर। इसको अंडरलाइन करना चाहिए, आज से 700 साल पहले आसिफ ठक्कर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। This art, which has been providing public education along with entertainment at an economical rate, promoted during Solanki era. This also you should bracket. कि भवाई जो है उसका मेन पर्पस क्या था? तो मेन पर्पस वो था कि खास करके दूर दूर के एरिया में रहने वाले लोग जो शहरों में नहीं रहते, गांव में रहते हैं और शहरों में आके वो ड्रामा नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भवाई जो है जनरली गांव वाले एरिया में परफॉर्म की जाती थी। उनसे कोई टिकट चार्ज नहीं किया जाता था, वो ओपनली मैदानों में इसको लाइक पेश किया जाता था। और इसके कैरेक्टर्स जो है वो ओपनली ऐसा एक एंटरटेनमेंट का तो उनका पर्पस था, लेकिन एट द एंड ऑफ द ड्रामा भवाई का जो एंडिंग होता था उसमें कोई ना कोई मैसेज देते थे वो सोसाइटी को। खास करके अगर कोई सोशल इविल कस्टम चल रहा है उसको मिटाने के लिए अगर डायरेक्टली वो चीज पब्लिक को बताएंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए तो शायद इतना असर नहीं होता है, लेकिन भवाई के जरिए, क्योंकि काफी लोग उसको देखने के लिए आते हैं, ठीक है, भवाई के जरिए अगर वो मैसेज दिया जाएगा तो हो सकता है कि उनका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो दिस इज वेरी गुड टाइप ऑफ आर्ट इन दैट वे कि भवाई में एंड में एंटरटेनमेंट तो होता ही था, काफी कॉमेडी वगैरह होती थी और काफी स्किलफुल आर्टिस्ट इसमें पाए जाते थे, लेकिन साथ में वो लोग एक बहुत बढ़िया एक मैसेज भी देते थे एजुकेशन के बारे में, खास करके और सोशल इविल कस्टम्स को रिमूव करने के बारे में कोई मैसेज होता था उसमें। ओके, और सोलंकी डायनेस्टी के जो रूलर्स गुजरात में रूल करते थे उस वक्त भवाई का इन्वेंशन हुआ था, ऐसा माना जाता है, आज से 700 साल पहले। इट वाज चीफली परफॉर्म्ड विदाउट कर्टेन्स। उसमें कोई बैकग्राउंड यानी कोई पर्दा नहीं होता है, ना ही कोई स्टेज होता है, या तो ना ही कोई थिएटर, ना ही कोई हॉल होता है, ओपनली परफॉर्म किया जाता है विथ लाइट ह्यूमर एंड विद म्यूजिक प्लेइंग ऑन ट्रम्पेट। ओके, एक ट्रम्पेट एक देसी इंस्ट्रूमेंट होता है, ओके, उसको बजाते हुए, वो सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट उसमें यूज होता था, उसको बीच बीच में एज बैकग्राउंड म्यूजिक यूज किया जाता है और उसके साथ भवाई जो है परफॉर्म किया जाता है। कैरेक्टर्स डिस्गाइज्ड इन द फॉर्म
रामदेव. ओके, झंडा झूलन, रामदेव, कजोड़ा, ये जो है वो मेन फीचर्स है भवाई के. कजोड़ा यानी एक हस्बैंड वाइफ की ऐसी जोड़ी होती है जिसमें बार बार झगड़े होते रहते हैं, इसलिए उसको कजोड़ा बोला जाता है कि जोड़ी सही नहीं है इसलिए वो कजोड़ा हो रहा है, गुजराती वर्ड है. तो ऐसे कैरेक्टर्स को कॉमेडी पेश करने के लिए, कॉमेडी के पर्पज से ऐसे कैरेक्टर्स को भी भवाई में लाया जाता है. ओके, थीम ऑफ भवाई इंक्लूड्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट सोशल वाइसेस. जो सोशल इविल कस्टम्स हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, कि उसको रिमूव करने के लिए. और एंटरटेनमेंट की अगर बात की जाए तो उसमें फेमस कैरेक्टर्स होते हैं. रंगलो और रंगली गुजराती में कહેવાય છે. तो रंगला एंड रंगली आर यूज्ड टू प्रमोट द प्रोग्राम्स लाइक गर्ल्स एजुकेशन. आप जानते ही हो कि पहले गर्ल्स एजुकेशन को इतना ज्यादा प्रमोट नहीं किया जाता था, तो इस चीज को बढ़ावा देने के लिए गर्ल्स एजुकेशन, सेव द गर्ल चाइल्ड, सोशल इविल कस्टम्स की हमें बात करें जिसके एग्जाम्पल है ये. तो ये इनको रिमूव करने के लिए भवाई में एक बढ़िया तरीके से एंड में मैसेज दिया जाता था. ओके, those who perform this भवाई play trumpet and pray to goddess by reciting hymn. भवाई की जो शुरुआत है वो ट्रम्पेट को प्ले करने के साथ होती थी और साथ में वो भजन टाइप का, हाइम यानी भजन होता है, एक ऐसा स्पिरिचुअल सॉन्ग भी गाते थे और उससे भवाई की शुरुआत होती थी. फिर बाद में ड्रामा जो चलता था काफी देर, और गांव वाले वहां पे आसपास में इकट्ठा होकर उसको देखते थे. फ्री ऑफ कॉस्ट था ये, एक्चुअली ऐसा किसी को फोर्स नहीं किया जाता था. हाँ, एक रिक्वेस्ट की जाती थी कि अगर आपसे बन सकता है तो जो कुछ भी आपसे बन सकता है वो हमें दीजिए, ताकि क्या है कि उनके जो आर्टिस्ट हैं उनका थोड़ा जो है वो अर्निंग या तो लिविंग जो है वो थोड़ा काम चल सके, ऐसा एक, लेकिन कंपल्सरी नहीं था वो चीज. ओके, तो इसके साथ ये लेक्चर यहाँ पे पूरा होता है. ओके, उसके बाद वी आर अगेन लाइक इन द last lecture of this lesson, we are going to discuss a few details, few very important details and interesting details about this chapter. Okay, so thank you very much for listening to me. You have a